नमस्कार दोस्तों, स्पोर्ट्स इंजीनियर में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। मेरा नाम है दीपक बालोटिया और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्पोर्ट्स एंड गेम्स के क्वेश्चन आंसर्स का पहला पार्ट। जो भी स्टेट एग्जाम्स हैं जैसे कि सेकंड ग्रेड है, थर्ड ग्रेड है, उनमें स्पोर्ट्स एंड गेम्स के बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हम इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अगर आपने स्पोर्ट्स इंजीनियर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर आप सोशल मीडिया पे हमें फॉलो करना चाहते हैं, तो आप फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर स्पोर्ट्स इंजीनियर टाइप कीजिए, आपको वहाँ पे हमारे चैनल का लोगो मिल जाएगा, उस पर आप फॉलो कर सकते हैं। और पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको इन सभी का लिंक्स मिल जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? देखिए ये 4 ऑप्शन है, इनमें से एक ऑप्शन ऐसा है जो सही नहीं है, जो इससे मेल नहीं खाता है, जैसे कि इसके सामने ये लिखा हुआ है। तो इनमें से एक ऑप्शन ऐसा है जो सही मेल नहीं खाता। तो देख लेते हैं राइट आंसर क्या है। डी हमारा राइट आंसर है, लॉन्ग जंप फ्लोरेंस ग्रिफिथ जॉइनर। देखिए इसको थोड़ा सा समझते हैं। ये एक क्वेश्चन हमारा है, अगर इस क्वेश्चन को हम ढंग से देख लेते हैं तो हमारे 5 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। तो वो किस तरीके से होंगे, ये देखिए। सबसे पहले तो बात करते हैं कि ये फ्लोरेंस ग्रिफिथ जॉइनर है, इनका 3 बार नाम आ चुका है इस क्वेश्चन में। तो इनके बारे में जानेंगे, ये कौन है। ये देखिए, ये यूएस की प्लेयर हैं, अमेरिका की एथलीट हैं, और इनके जो नेल्स हैं ये बहुत ही फेमस हुए थे। ये लगभग 6 इंच के हो गए थे इस टाइम पे इन्होंने ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया था। तो 1988 1988 के ओलंपिक में इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। तो ये जो तीनों ऑप्शन है, ए, बी और सी, ये तीनों वर्ल्ड रिकॉर्ड के हैं। देखिए 100 मीटर का वर्ल्ड रिकॉर्ड इनके नाम है, 200 मीटर का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी महिलाओं में इनके नाम है। तो अगर आपको नहीं पता था कि महिलाओं का वर्ल्ड रिकॉर्ड किसके नाम है, जैसा कि हमें पता है कि पुरुषों का 100 और 200 मीटर का जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो उसेन बोल्ट के नाम है, लेकिन महिलाओं का इतना पॉपुलर नहीं है, हमें नहीं पता उसके बारे में। तो आज जान लीजिए कि महिलाओं का 100 मीटर और 200 मीटर का वर्ल्ड रिकॉर्ड किनके नाम है? फ्लोरेंस ग्रिफिथ जॉइनर। और ये कौन से देश से आती हैं? यूएसए। और 400 मीटर का जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो किनके नाम है? मारिटा कोच। चलिए देखते हैं ये रिकॉर्ड कितने टाइम में है, इनका टाइम ड्यूरेशन देख लेते हैं। 100 मीटर का जो फ्लोरेंस ग्रिफिथ जॉइनर का रिकॉर्ड है, वर्ल्ड रिकॉर्ड, वो है 10.49 सेकेंड्स। और 200 मीटर का है 21.34 सेकेंड्स। ये इनके वर्ल्ड रिकॉर्ड है, इनको आप ध्यान में रखिए। अब 400 मीटर का मारिटा कोच का वर्ल्ड रिकॉर्ड देख लेते हैं। इनका है 47.60 सेकेंड और ये जर्मनी से आती हैं। अब ये तो बात हो गई वर्ल्ड रिकॉर्ड की, लेकिन अब ओलंपिक रिकॉर्ड की बात करते हैं। तो 100 मीटर और 200 मीटर में ओलंपिक रिकॉर्ड और वर्ल्ड रिकॉर्ड दोनों ग्रिफिथ जॉइनर के नाम ही हैं। लेकिन जब 400 मीटर की बात करते हैं तो ओलंपिक रिकॉर्ड मारिटा कोच के नाम नहीं है। इनका वर्ल्ड रिकॉर्ड जरूर है, लेकिन इन्होंने ये ओलंपिक में नहीं बनाया था। तो ओलंपिक का रिकॉर्ड किनके नाम है? ये देखिए, ये है मेरी जोस पेरेक, फ्रांस से आती हैं। 1996 में अटलांटा में ओलंपिक हुआ था, उनमें इन्होंने 48.25 सेकंड्स में 400 मीटर का ओलंपिक रिकॉर्ड बनाया था। तो इस तरीके से हमने बहुत सारे क्वेश्चंस को इसमें कवर किया है। एक बार फिर रिवीजन कर लेते हैं कि हमने इस क्वेश्चन से क्या-क्या सीखा है। तो सबसे पहले तो हमने जान लिया है कि 100 मीटर और 200 मीटर इन दोनों के वर्ल्ड रिकॉर्ड फ्लोरेंस ग्रिफिथ जॉइनर के नाम हैं, जो कि अमेरिका से बिलोंग करती हैं। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात है, 400 मीटर का जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो मारिटा कोच के नाम है, जो कि जर्मनी से बिलोंग करती हैं। अगर इनका टाइमिंग पूछा जाए तो वो भी आप देख लीजिए। अब 400 मीटर मारिटा कोच का वर्ल्ड रिकॉर्ड हमने देख लिया। अब अगर हमसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि 400 मीटर महिलाओं में ओलंपिक रिकॉर्ड क्या था? ओलंपिक रिकॉर्ड हमने ये देखा है, मेरी जोस पेरेक, ये फ्रांस से आती हैं, इनका ओलंपिक रिकॉर्ड है। तो इनमें देखिए फ़र्क कितना है, वर्ल्ड रिकॉर्ड 47.60 सेकंड्स है और ओलंपिक रिकॉर्ड 48.25 है। लेकिन ओलंपिक रिकॉर्ड की बात की जाएगी तो मेरी जोस का ही नाम आएगा, मारिटा कोच का नाम नहीं आएगा। लेकिन जब वर्ल्ड रिकॉर्ड की बात की जाएगी कि 400 मीटर का वर्ल्ड रिकॉर्ड किनके नाम है, तो वहाँ पे मारिटा कोच का नाम आएगा, जो कि जर्मनी से बिलोंग करती हैं। तो इस तरीके से काफ़ी क्वेश्चंस को हमने इसमें देख लिया है। आई होप आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। FIBA के अनुसार बास्केटबॉल खेल में कितने नियम लागू होते हैं? अकॉर्डिंग टू FIBA, हाउ मेनी रूल्स अप्लाई इन बास्केटबॉल? बास्केटबॉल गेम के रूल्स के बारे में हमें पूछा गया है कि उसमें टोटल कितने रूल्स होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है? 8 रूल होते हैं मुख्य रूप से बास्केटबॉल के अंदर। और FIBA की अगर फुल फॉर्म पूछी जाए तो इसकी फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन। देख लेते हैं ये 8
नियम कौन से हैं? ये देखिए, ये टोटल 8 नियम है। इनमें पहला नियम है द गेम, प्लेइंग कोर्ट एंड इक्विपमेंट, टीम्स प्लेइंग, रेगुलेशंस, वायलेशंस, फाउल्स, जनरल प्रोविजंस, रेफरीज के बारे में बताया गया है। तो देखने में तो ये 8 रूल हैं, लेकिन इनके फिर अंदर भी रूल दिए जाते हैं। जैसे कि द गेम है, तो गेम किस तरीके से खेला जाएगा, तो उसके नीचे बहुत सारे रूल्स इनके बनाए गए हैं पहले रूल के अंदर। इसी तरीके से जैसे कि टीम्स है, टीम्स किस तरीके से होंगी, कितने प्लेयर खेलेंगे, ये सब बताया गया है। इसी तरीके से फाउल्स हैं, तो फाउल्स किस तरीके से होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, कौन से फाउल से कितने नंबर कट होंगे या फिर कितने पॉइंट्स मिलेंगे, तो ये सब चीजें बास्केटबॉल रूल्स के अंदर आती हैं। तो मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो इसके 8 ही नियम हैं। अगला क्वेश्चन है, पुरुषों के भारोत्तोलन में उनके शरीर द्रव्यमान द्वारा कितनी बार श्रेणियां हैं? हाउ मेनी वेट कैटेगरीज आर देयर इन मेंस वेट लिफ्टिंग इवेंट बाय देयर बॉडी मास? पुरुषों की वेट कैटेगरी की बात हो रही है, सीधा सीधा यही हमें पूछा गया है। वेट लिफ्टिंग के अंदर की कितनी वेट कैटेगरी होती है? राइट आंसर क्या है इसका? 10। टोटल 10 वेट कैटेगरी होती हैं पुरुषों की वेट लिफ्टिंग के अंदर। चलिए देख लेते हैं ये कौन कौन सी होती हैं। ये देखिए, ये पुरुषों की हैं और यहाँ पे ये महिलाओं की हैं। तो टोटल 10 कैटेगरी हैं और महिलाओं की भी इतनी ही कैटेगरी हैं। लेकिन जब ओलंपिक की बात करते हैं तो ओलंपिक में ये कैटेगरीज कम हो जाती हैं। यहाँ पे 7 कैटेगरीज ही बचती हैं, महिलाओं और पुरुषों दोनों में। तो हमने इस क्वेश्चन में क्या समझा है कि पुरुषों की 10 कैटेगरी होती हैं, लेकिन ओलंपिक में 7 होती हैं, और वही महिलाओं के लिए है। महिलाओं की भी 10 कैटेगरी होती हैं, ओलंपिक्स में 7 कैटेगरी हैं वेट लिफ्टिंग के अंदर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सूची 1 और सूची 2 का मिलान करें, मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। देखिए, इस क्वेश्चन में भी हम कम से कम 4 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो हमारे सामने ऑप्शंस दिए हुए हैं और ये 2 लिस्ट दी गई हैं। तो इनमें हमें देखते हैं, समझते हैं इसमें क्या होता है। एडवांटेज कौन से गेम में होता है? तो अगर आपको पता हो, एडवांटेज टेनिस के अंदर दिया जाता है जब स्कोर बराबर हो जाता है। फिर आता है चिप शॉट। तो चिप शॉट किसके अंदर होता है? क्रिकेट के अंदर खेलने वाला शॉट है जो बैट्समैन खेलता है। फिर आता है एंटी रेडर। तो एंटी रेडर स्विमिंग में होता है या कबड्डी में होता है? तो हमें पता है रेडर तो होता है कबड्डी के अंदर, तो एंटी रेडर भी कबड्डी के अंदर ही होता है। चलिए थोड़ा सा देखते हैं रेडर और एंटी रेडर में क्या फर्क है। जैसे कि आपको पता है कि रेडर तो जो रेड डालता है, सामने वाली टीम है, जैसे कि यहाँ के इनका प्लेयर खड़े हैं और रेड डालने के लिए रेडर जा रहा है, तो इसको तो आपको पता है कि उसको हम रेडर बोलते हैं। लेकिन एंटी रेडर क्या होते हैं? तो बहुत सिंपल है। देखिए, रेडर जिनके सामने रेड डालने जा रहा है उनको एंटी रेडर कहा जाता है, जो इसको रेड डालने से रोकते हैं या फिर जो इसको डिफेंड करते हैं। तो मेनली अगर देखा जाए तो डिफेंडर को एंटी रेडर कहा जाता है कबड्डी के अंदर। अगर आपको नहीं पता था तो आई होप आप समझ गए होंगे कि एंटी रेडर किसको कहा जाता है। फिर आती है मुक्त शैली, इसको फ्री स्टाइल बोला जाता है। तो फ्री स्टाइल का हमें पता है कि हमने सुना है कि ये स्विमिंग के अंदर एक टाइप होती है। तो इस तरीके से हमने समझ लिया कि इनके सही आंसर क्या हो जाएंगे। तो एडवांटेज का क्या हो जाएगा? टेनिस, चिप शॉट क्रिकेट, एंटी रेडर कबड्डी, और फ्री स्टाइल होती है स्विमिंग के अंदर। तो इस तरीके से हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये बी में दे रखे हैं, तो 1 2 4 3 बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप देखिए इन क्वेश्चंस को। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, ऊंची कूद की स्पर्धाओं में क्रॉस बार का वजन कितना होना चाहिए? इन हाई जंप इवेंट्स क्रॉस बार वेट शुड बी। क्रॉस बार हम देखेंगे कि होती क्या है। सबसे पहले इसका आंसर देख लेते हैं। ये देखिए, 2 किलोग्राम, सी ऑप्शन सही है। 2 किलोग्राम उसका वेट होना चाहिए। ये देखिए, ये होती है क्रॉस बार। इसके ऊपर से एथलीट जंप करते हैं और यहाँ पे आके लैंड होते हैं। इसका वजन कम से कम 2 किलो होना चाहिए। 2 किलो से कम इसका वेट नहीं होना चाहिए, यही हमें पूछा गया है। क्योंकि 2 किलो से वेट कम होगा तो जैसे कि नॉर्मल हवा आती है तो उससे इनके गिरने के चांसेस हो जाते हैं। तो इसको एक स्टैंडर्ड रखा गया है, एक मानक तैयार किया गया है इसका, कि ऊंची कूद की जो इवेंट्स हैं, हाई जंप के इवेंट्स हैं, उनमें क्रॉस बार का वजन 2 किलो होना ही चाहिए। ये जो आपके सामने ये ब्लैक में दिखाई दे रही है, इसको बोलते हैं क्रॉस बार। अगला क्वेश्चन है, महिलाओं के लिए लंबी क्रॉस कंट्री दौड़ के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनुमोदित दूरी है? इंटरनेशनली अप्रूव्ड डिस्टेंस फॉर लॉन्ग क्रॉस कंट्री रेस फॉर वुमेन इज। देखिए, लॉन्ग डिस्टेंस क्रॉस कंट्री के बारे में पूछा गया है जो महिलाओं की कैटेगरी में होती है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? 6 किलोमीटर। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग में महिलाओं की 6 किलोमीटर मानी गई है। तो आपको एग्जाम में 6000 मीटर भी दे सकते हैं, तो आप इसका ध्यान रखिए। 6000 मीटर या फिर 6 किलोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस खिलाड़ी ने 2016 में 86.48 मीटर के थ्रो के साथ जूनियर विश्व एथलेटिक मीट में विश्व रिकॉर्ड बनाया? Which player created world record in junior world athletic meet in 2060 with a throw of 86.48 मीटर?
तो ये जैवलिन थ्रो की बात है कि 86.48 मीटर का इन्होंने एक थ्रो किया था जूनियर विश्व एथलेटिक मीट के अंदर, जो इनका अभी तक का ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नीरज चोपड़ा, इंडिया के टॉप जेवलिन थ्रोवर हैं, बहुत अच्छे प्लेयर हैं। इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था जूनियर वर्ल्ड एथलेटिक मीट में। ये करंट का क्वेश्चन है, अभी जो हाल फिलहाल के एग्जाम होंगे उनमें ये क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। ये आपके सामने नीरज चोपड़ा है। इसके बाद इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में भी भारत को पदक दिलाए थे। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 का मिलान करें। तो इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है कि कबड्डी के अलग अलग नाम हैं, कबड्डी को अलग अलग नाम से जाना जाता है भारत के अलग अलग हिस्सों में। ये हमें बताना है कि आंध्र प्रदेश में क्या बोलते हैं, दक्षिण भारत, पश्चिमी भारत, पूर्वी भारत, इनमें कबड्डी को किस किस नाम से जाना जाता है। तो देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या है। सी इसका राइट आंसर है, 4231। तो ये किस तरीके से, ये देखिए, आंध्र प्रदेश में क्या बोलते हैं, चेदू गुड्डू, ये इसका नाम हो गया। और साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में इसको बोला जाता है चेडाकुडू, पश्चिमी भारत में इसको बोला जाता है हुतुतु, और पूर्वी भारत में इसको बोला जाता है हुडुडू। ठीक है, आंध्र प्रदेश में चेडुगुडू, साउथ इंडिया में चेडाकुडू, वेस्टर्न इंडिया में हुतुतु, और ईस्टर्न इंडिया में हुडुडू। इस तरीके से इनके नाम है। तो आप इनको ध्यान में रखिए, ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। अगर आपको नॉर्थ इंडिया में पूछा जाए तो नॉर्थ इंडिया में कबड्डी को कबड्डी ही बोला जाता है। वैसे अगर कबड्डी के सही नाम के पीछे जाएं तो इसका सही नाम वैसे था काईपीडी। इस तरीके से इसका नाम था काईपीडी, जो कि एक तमिल नाम है, तमिल भाषा का नाम है। इसका मतलब होता है हाथ पकड़ना, पकड़ के रखना। इस तरीके से इनके नाम हुए हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप इसको एक दो बार रिवाइज कीजिए, आप इसको नहीं भूलेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक धावक के दाहिने हाथ की दिशा हमेशा खालिस्तान की ओर होती है। A runner's right hand direction is always towards the। तो देखिए, एक एथलीट जब भागता है तो हमें बताना है कि उसका जो राइट हैंड है उसकी डायरेक्शन किस साइड में होती है। तो इसको तो आपने देखा होगा, राइट आंसर क्या है, ट्रैक के बाहर, आउटसाइड ऑफ द ट्रैक। ए इज द राइट आंसर। तो देख लेते हैं किस तरीके से होता है। ये देखिए, ये तीन एथलीट हमारे सामने दिखाई दे रही हैं। ये ट्रैक का अंदर वाला पार्ट है और ये ट्रैक का बाहर वाला पार्ट है, इस साइड। तो इनका जो राइट हैंड है, ये देखिए, ये राइट हैंड है, इनका किस साइड है, ट्रैक के बाहर की साइड में। यही हमसे पूछा गया था कि जब ट्रैक पे एथलीट दौड़ता है तो उसके दाहिने हाथ का, उसके राइट हैंड की डायरेक्शन क्या होती है। तो वो होती है ट्रैक के बाहर, आउटसाइड ऑफ द ट्रैक। इजी क्वेश्चन था, लेकिन एग्जाम में कई बार कंफ्यूज करने के लिए ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है, थोड़ा सा वहां पे दिमाग लगाना है, जिससे कि हम क्वेश्चन को आराम से अटेम्प्ट कर पाए। 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं। कलात्मक जिम्नास्टिक में आधार स्कोर हमेशा होता है। इन आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक द बेस स्कोर इज ऑलवेज। तो इसका राइट आंसर क्या है, 10। ए इज द राइट आंसर। देखिए, थोड़ा सा जानते हैं बेस स्कोर या फिर बेस वैल्यू क्या होती है। देखिए, जिम्नास्टिक के अंदर दो टर्म्स काम में ली जाती हैं। एक तो होता है अपरेटस और दूसरा होता है एलिमेंट्स। अपरेटस वो होता है कि जिसकी हेल्प से आप जिम्नास्टिक कर रहे हो, फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हो, जैसे कि आपने बार पे कर रहे हो या फिर कोई बीम है उसके ऊपर आप एक्सरसाइज कर रहे हो। तो ये सब आता है अपरेटस, मतलब आप किसकी हेल्प से वो एक्सरसाइज कर रहे हो, वो फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो। और एलिमेंट्स में आता है आप किस तरीके से उसको परफॉर्म कर रहे हो। जैसे कि आपने यहाँ से जंप किया यहाँ पे, तो ये जंप करना, पैरों को घुमाना, ये सब आता है एलिमेंट के अंदर। तो अपरेटस क्या हो गया कि जिसकी हेल्प से आप वो एक्टिविटीज कर पा रहे हो, और एलिमेंट्स वो हो गए कि जो आप एक्चुअल में परफॉर्म कर रहे हो, जैसे कि जंपिंग है, रिवॉल्विंग है, ये सब एक्टिविटीज हैं, वो सब आती हैं एलिमेंट्स के अंदर। ये तो बात हो गई अपरेटस और एलिमेंट्स की। अब बात करते हैं बेस स्कोर किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। तो देखिए, जो भी आप एलिमेंट करते हो, जो भी आप फिजिकल एक्टिविटी इसके अंदर करते हो, उसकी ग्रेडिंग होती है ए, बी, सी, डी, इस तरीके से। तो जैसे कि ए में 0.10 है, फिर है 0.20, फिर 0.30, 0.40। जो भी आपको एक्टिविटी दी गई है कि मान लो आपको ये फ्लोर है, इस पे आपको जंप करना है, और जंप करने में हवा में आपको एक बार घूमना है, फिर आपको नीचे आना है। तो अगर आप ये कंप्लीट कर लेते हो तो आपको 0.10 मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन इसके अंदर आपने 2 बार रिवॉल्व कर लिया हवा के अंदर, तो आपको 0.40 मिलेंगे। इस तरीके से है, जैसा कि आपको दिया गया है कि आपको ये काम तो करना ही है, तब तो आपको ए ग्रेड मिलेगी। लेकिन आप उसमें अच्छा करते हैं तो मिलता है डी ग्रेड या फिर सी ग्रेड, इस तरीके से आपको दी जाती है। तो ये सब जो चीजें हैं ये आती हैं बेस स्कोर के अंदर। नॉर्मल सा इसको समझ लीजिए, उसके बाद में जब जिम्नास्टिक गेम के बारे में हम देखेंगे तो उसको पूरा अच्छे से कवर कर लेंगे। तो वो होता है बेस स्कोर, जिसमें ये सारी ग्रेड्स मिलके आपका बेस स्कोर बनाती हैं, 10 में से आपको कितने पॉइंट मिले। उसके बाद में एक फाइनल वैल्यू या फाइनल स्कोर भी होता है। बहुत सारी चीजें हैं, इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे, तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आप टेंशन मत लीजिए, जब हम पर्टिकुलर गेम्स के बारे में
नई वीडियो सीरीज जो हमारी आने वाली है, सभी गेम्स के बारे में अच्छे से समझेंगे। उसमें हम इसको पूरा कवर करेंगे कि ये किस तरीके से स्कोर दिए जाते हैं और जिम्नास्टिक किस तरीके से खेला जाता है। तो दोबारा हम क्वेश्चंस की तरफ आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, IAAF का मतलब है, IAAF स्टैंड्स फॉर, तो इसका हमें पता है सी राइट आंसर हो जाएगा, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन, IAAF को बोला जाता है। तो आप इसको गलत मत कीजिए, इसको आप देख लीजिए कि AF का मतलब आ गया कि एथलेटिक फेडरेशन है, और आई से हो गया इंटरनेशनल एसोसिएशन हो गया ए से। सी हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। समझाने का कुछ नहीं है, सिंपल सी फुल फॉर्म है जिसको आप ध्यान में रखिए। अगला क्वेश्चन है, मानक आकार के स्विमिंग पूल में प्रत्येक लेन की चौड़ाई है, द विड्थ ऑफ ईच लेन इन स्टैंडर्ड साइज स्विमिंग पूल। लेन आपको पता है क्या होती है, इसके बीच से स्विमिंग करके जाते हैं एथलीट्स, उस लेन की चौड़ाई हमें पूछी गई है, तो उसकी चौड़ाई कितनी होती है, 2.50 मीटर। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये देखिए, ये लेंस होती हैं, इनको आप क्रॉस नहीं कर सकते, नहीं तो आप फाउल हो जाओगे। इसकी जो लेंथ है वही हमें बतानी है, और वो है 2.50 मीटर हमें दे रखी है, तो इसको आप ध्यान में रखिए। आजकल एग्जाम्स में स्विमिंग, जिम्नास्टिक, बास्केटबॉल, इन सबसे क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जाते हैं, क्योंकि ये इतने पॉपुलर गेम इंडिया में नहीं है और स्टूडेंट्स को इन क्वेश्चंस को करने में प्रॉब्लम होती है। तो हम ऐसे ही क्वेश्चंस को कवर करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से करेंगे, जिससे कि आपको नेक्स्ट जो एग्जाम्स हैं उनमें आपके अच्छे नंबर आए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा खेल हेप्टाथलन में शामिल नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग गेम आर नॉट इंक्लूडेड इन हेप्टाथलन। सबसे पहले तो देख लेते हैं हेप्टाथलन क्या होता है। हेप्टा का मतलब ही होता है 7, ये आप ध्यान में रखिए सबसे पहले, और डेका का मतलब होता है 10। तो डेकाथलॉन मेंस कैटेगरी में आता है और हेप्टाथलन आता है वुमेन्स कैटेगरी में। तो 4 हमारे पास ऑप्शन है, इनमें से हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन नहीं है। तो देखिए, इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, डिस्कस थ्रो। ये हेप्टाथलॉन के अंदर नहीं आता, बाकी तीनों आते हैं, ऊंची कूद, लंबी कूद, भाला फेंक, ये तीनों हेप्टाथलॉन के अंतर्गत आते हैं। ये देखिए, ये टोटल 7 इवेंट है। 100 मीटर हर्डल, हाई जंप, शॉर्ट पुट, 200 मीटर, लॉन्ग जंप, जैवलिन थ्रो और 800 मीटर। 2 दिन में ये इवेंट कंप्लीट होता है। पहले दिन ये 4 इवेंट होते हैं, और लास्ट दिन जो सेकंड डे है उसमें ये 3 इवेंट आयोजित कराए जाते हैं। तो इनमें डिस्कस थ्रो नहीं कराया जाता, कहीं पर भी नाम नहीं है, तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। डेकाथलन के बारे में नेक्स्ट वीडियोस में हम पढ़ लेंगे, तो आप टेंशन मत लीजिए, सभी क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, अगर आपको इस तरीके से अच्छे से हर क्वेश्चन को समझना है और एग्जाम में अच्छा स्कोर करना है। अगला क्वेश्चन है, एक मानक आकार 400 मीटर एथलेटिक ट्रैक में प्रत्येक लेन की चौड़ाई है, द विड्थ ऑफ ईच लेन इन ए स्टैंडर्ड साइज 400 मीटर एथलेटिक ट्रैक। अब हमें क्या पूछा गया है, एथलेटिक ट्रैक में जो लेंस होती हैं टोटल, तो इन लेंस के बीच की जो चौड़ाई है वो हमें पूछी गई है। इजी क्वेश्चन है, ये बहुत बार एग्जाम्स में आ जाता है, एंट्रेंस एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या है, सी, 1.22 मीटर, 1.22 मीटर इसका राइट आंसर है। जो ट्रैक होता है एथलेटिक्स का, उनमें लेन के बीच की चौड़ाई इतनी होती है, 1.22 मीटर। ध्यान में रखिए इसको कि हमने क्या क्या देखा है। स्विमिंग पूल में होती है 2.50 मीटर लेन की चौड़ाई, और एथलेटिक ट्रैक में होती है 1.22 मीटर। इन दोनों में फर्क है, तो आप इनको मिक्स मत कीजिए, ये दोनों अलग अलग होते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंडोर खेल परिसर में सभी खेल क्षेत्रों को खालिस्तान दिशा में रखा जाना चाहिए, ऑल प्लेइंग एरियाज इन एन इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मस्ट बी लेड इन। तो देखिए, हमने बहुत बार देखा है कि खो खो का जो ग्राउंड है उसकी डायरेक्शन क्या होती है, क्रिकेट की क्या होती है, तो इनका एक स्टैंडर्ड है, ये उसी तरीके से होती है। इंटरनेशनल लेवल पे आप देखोगे तो उनको उसी तरीके से सेट किया होता है। जैसे खो खो की सीटिंग की बात करें तो वो होती है ईस्ट टू वेस्ट, इसी तरीके से इसकी सीटिंग होती है, स्टैंडर्ड अगर लेवल पे बात करें। बाकी लोकल या गांव में हम किसी तरीके से भी बना सकते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड ईस्ट वेस्ट ही डायरेक्शन होनी चाहिए। ऐसे ही क्रिकेट की है, इसकी होती है नॉर्थ साउथ। आप इंटरनेशनल लेवल पे देखोगे तो आपको यही डायरेक्शन मिलेगी। लेकिन अब हमें पूछा गया है कि इंडोर स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स है, उसमें प्लेइंग एरियाज जो होते हैं, जैसे कि बैडमिंटन है, बास्केटबॉल है, तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो देखिए, ऑप्शंस आपके सामने है, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी, एनी वन डायरेक्शन, कोई भी दिशा हो सकती है, क्योंकि उसमें जो सनलाइट है, सूरज की जो किरणें हैं, उसका कोई प्रभाव नहीं होता। उसमें हमें लाइटिंग लगानी पड़ती है, आर्टिफिशियल कृत्रिम रूप से हम लाइट लगाते हैं, तो वो हम किसी भी तरीके से सेट कर सकते हैं, कोई भी इसमें डायरेक्शन का रोल नहीं होता। इसीलिए इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जो भी गेम खेले जाते हैं वो कोई भी डायरेक्शन में हम उनका ग्राउंड या कोर्ट बना सकते हैं। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से देख लीजिए, एक बार देख लोगे तो आप कभी नहीं भूलोगे। अगला क्वेश्चन है, पहली बार ओलंपिक में बास्केटबॉल खेल को शामिल किया गया,
बास्केटबॉल गेम इंक्लूडेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन ओलंपिक्स। तो ये क्वेश्चन हमें पूछा है, लेकिन हमें 4 जो ऑप्शन दिए हुए हैं ये भी हमें देखने हैं। तो ये क्वेश्चन के साथ एक तरीके से आपको ये भी बताया गया है कि अलग-अलग सन में ये ओलंपिक हो रखे हैं। जैसे कि 1960 में ओलंपिक हुआ था रोम में, 1936 का बर्लिन में, 1976 का मॉन्ट्रियल में, 1984 का लॉस एंजलिस में। तो ऐसे क्वेश्चंस जब आते हैं तो हमें ऑप्शंस में से भी सीखना है। तो इसका राइट आंसर पहले जान लेते हैं। बी इसका सही आंसर है। 1936 बर्लिन ओलंपिक में सबसे पहली बार बास्केटबॉल खेल को शामिल किया गया था। इसको आप ध्यान में रखिए। अगला क्वेश्चन है, बास्केटबॉल खेल डॉक्टर जेम्स नाइस्मिथ द्वारा शुरू किया गया। बास्केटबॉल गेम इंट्रोड्यूस्ड बाय डॉक्टर जेम्स नाइस्मिथ इन। अब हमें सन पूछी गई है। इससे पहले हमें यह पता लग गया है कि अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए कि बास्केटबॉल खेल के फादर कौन थे या फिर बास्केटबॉल खेल हमें किसने दिया, तो हमें इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पता लग गया है कि डॉक्टर जेम्स नेस्मिथ हैं। इन्होंने इस गेम की खोज की थी। तो एक तो ये क्वेश्चन हो गया। दूसरा, ये खोज कब की थी? तो ये हुई थी 1891, 1891 में इसकी खोज हुई थी डॉक्टर जेम्स नाइस्मिथ के द्वारा बास्केटबॉल गेम की। तो इस तरीके से आप देखिए, हर क्वेश्चन में कम से कम 2 या 3 क्वेश्चंस हम कवर कर रहे हैं। इस तरीके से हम पढ़ेंगे और लगभग स्पोर्ट्स एंड गेम्स के सभी क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से हम कवर कर लेंगे, जिससे कि आपको कहीं भी कोई डाउट नहीं रहेगी। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक आकार के स्विमिंग पूल में प्रकाश स्तर खालिस्तान से अधिक होता है। इन ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल लाइटिंग लेवल इज ग्रेटर देन फ्रॉम। देखिए, ओलंपिक में स्विमिंग पूल बहुत बड़ा होता है और उसके अंदर लाइटिंग की होती है, लाइट लगी होती है अलग अलग जगह पर। तो हमें ये बताना है कि जो लाइट है उनका लेवल क्या होता है, उनका स्तर क्या होता है। लक्स आपको दिखाई दे रहा है, ये साबुन नहीं है, आप लक्स साबुन मत कर दीजिए इसमें। लक्स लाइट का लेवल नापने की एक इकाई है, तभी इंडोर गेम्स में ये यूज किया जाता है। फिलहाल अभी हम बात करेंगे ओलंपिक आकार के स्विमिंग पूल के बारे में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1500 लक्स, 1500 लक्स। 1500 लक्स से ज्यादा की लाइट का लेवल होना चाहिए ओलंपिक आकार के स्विमिंग पूल में। ठीक है, यही हमें ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, मैराथन दौड़ दूरी 42.195 किलोमीटर किस वर्ष में मानकीकृत की गई? मैराथन रेस डिस्टेंस स्टैंडर्डाइज इन विच ईयर? ये देखिए, इसमें भी हमें 2 क्वेश्चंस मिल गए हैं कि मैराथन दौड़ की डिस्टेंस कितनी होती है, दूरी कितनी होती है। तो वो होती है 42.195 किलोमीटर, 42.195 किलोमीटर मैराथन दौड़ की दूरी होती है। अब हमें ये बताना है कि ये 42.195 किलोमीटर कौन से सन में मानकीकृत की गई। इसको माना गया कि ये 42.195 किलोमीटर ही होगी। तो ये हुई थी 1921 में। ये हमें ध्यान रखना है। मैराथन दौड़ की डिस्टेंस है 42.195 और 1921 में इसको मान्यता मिली थी कि यही रेस होगी और अभी तक यही चलती आ रही है। आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, ओलंपिक आकार स्विमिंग पूल की गहराई कम से कम होनी चाहिए। तो देखिए, हमने स्विमिंग, जिम्नास्टिक इस तरह के गेम्स को पहले कवर किया है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस पहले आते हैं। पॉपुलर क्वेश्चंस कम पूछे जा रहे हैं, जैसे कि क्रिकेट से क्वेश्चन कम आ रहे हैं, हॉकी से भी कम आ रहे हैं। जिन गेम्स के बारे में हम ज्यादा जानते हैं उनके बारे में अभी कम पूछे जा रहे हैं। तो हम पहले वो क्वेश्चंस देखेंगे जो हमें ज्यादा पूछे जा रहे हैं और बेसिक से हम एडवांस लेवल पे धीरे धीरे चलते जाएंगे, जिससे कि आपकी तैयारी को एक अलग लेवल पे हम लेके जाएं और आप कहीं भी कोई एग्जाम में आपको प्रॉब्लम नहीं हो। तो ये क्वेश्चन देख लेते हैं। ओलंपिक के स्विमिंग पूल के बारे में पूछा गया है। गहराई मतलब पानी की गहराई कितनी होगी। ये देखिए, ये मान लो पानी भरा हुआ है, ओलंपिक का स्विमिंग पूल है, इसकी गहराई की मात्रा पूछी गई है कि इतना तो होना ही होना चाहिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 मीटर, 6.7 फीट, 6 फुट 7 इंच, 6.5 फुट से ज्यादा पानी होना चाहिए। ये तो है कम से कम, लेकिन नॉर्मली इसको बताया गया है कि 3 मीटर पानी होता है। तो देखिए, इन दोनों को आप कंफ्यूज मत कीजिए कि 2 मीटर और 3 मीटर क्या है। तो कम से कम 2 मीटर गहराई तो होनी चाहिए ओलंपिक के जो स्विमिंग पूल है उनकी, लेकिन 3 मीटर रिकमेंडेड बताया गया है कि 3 मीटर हो तो बहुत अच्छा रहेगा। 2 मीटर कई बार रख लिया जाता है, लेकिन 3 मीटर का ज्यादा यूज किया जाता है। तो दोस्तों, ये थे आज के 20 क्वेश्चंस। आपको क्वेश्चंस कैसे लगे, इनकी एक्सप्लेनेशन कैसे लगी, आप कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हैं, और साथ में बेल आइकन को प्रेस करके नए वीडियो से अपडेट रहिए। तो दोस्तों, अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप खुश रहिए, हेल्दी रहिए और देखते रहिए स्पोर्ट्स इंजीनियर। बहुत बहुत धन्यवाद।